ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को ना तो ये याद था कि उसने कब तीनों बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था और ना ही अनिका ये बात जानती थी कि आखिर तीनों बच्चों का एडमिशन पार्टिकुलरली इसी स्कूल में क्यों करवाया गया था। बस अनिका एक ही बात जानती थी कि अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया उसके बच्चे थे और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अनिका को भी फिक्र थी। विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि वो इन बड़े बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए अपने हाथ में थमाए हुए कागज पकड़कर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर विक्रम धीरे धीरे प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गया। विक्रम की शकल और मिठू की शकल देखकर कहीं न कहीं अनिका को भी काफी तरस आने लगा था। रिया भी मिठू की ओर देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिठू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सही भी था या नहीं, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बहन को लगी चोट का बदला उन्हें मिल गया था। रिया की आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए थे। रिया को अभी भी काफी दर्द महसूस हो रहा था, मगर शारीरिक दर्द से ज्यादा रिया को ये बात सता रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वो सही था या नहीं। विक्रम के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम प्लीज आप अपने हस्बैंड से ये बात शेयर मत कीजिएगा। अनिका हैरान होकर प्रिंसिपल की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल की आंखों में एक अजीब खौफ नजर आ रहा था। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैडम प्लीज, आप तो जानती हैं आपके पति कितने पावरफुल हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी आवाज कुछ दबाते हुए अनिका से कहा, देखिए मैडम, मेरा भी एक परिवार है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और मेरा बेटा अगले साल यूएस जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। मेरे घर में इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मिस्टर रोहित मारवा से कुछ मत कहिएगा, वरना मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसिपल के आंखों में अपने पति के लिए खौफ देखकर अनिका को काफी अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल रोहित से इतना क्यों डर रहे थे। अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे किसी इंसान से इतना डरता क्यों था। प्रिंसिपल किस पावर के बारे में बात कर रहा था और प्रिंसिपल के आंखों में रोहित के लिए इतना डर क्यों था। क्या रोहित से डरने के पीछे प्रिंसिपल के पास कोई वजह थी। घर में जो रोहित इतना सॉफ्ट और काफी सरल स्वभाव का नजर आता था, क्या उस रोहित का चेहरा घर के बाहर कुछ और था। प्रिंसिपल की आंखों में रोहित के लिए खौफ ने अनिका के दिल में रोहित के लिए काफी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर दी थी। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित का कौन सा चेहरा सच्चा था और कौन सा झूठा था। वो डर जो अनिका को प्रिंसिपल की आंखों में नजर आ रहा था और वो बात जो अनिका ने श्रेया के मुंह से सुनी थी वो सच थी, या बच्चों के दिल में अपने पापा के लिए जो विश्वास था वो सच था। यह बात अनिका को अब अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर तभी प्रिंसिपल का डरा हुआ चेहरा देखकर अनिका ने उसकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि वो रिलैक्स हो जाए। अनिका के इस इशारे ने प्रिंसिपल के दिल की धड़कनों को नॉर्मल कर दिया था। अब वो राहत की सांस ले पा रहा था, पर कहीं न कहीं प्रिंसिपल के मन में रोहित मारवा के लिए खौफ अब भी बैठा हुआ था। प्रिंसिपल की केबिन से निकलकर अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ कार में बैठ गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका को रिया की चोट की भी फिक्र थी, इसलिए अनिका ने अपना एक हाथ रिया की पीठ पर रखकर रिया की पीठ सहलाना शुरू कर दिया। आर्यन धीरे धीरे रिया के जख्म पर बर्फ लगा रहा था। ड्राइवर के बगल में फ्रंट सीट पर बैठा अलेक्जेंडर डैशबोर्ड पर अपना एक हाथ मारते हुए कहने लगा, और 3-4 लगा देनी चाहिए थी उस मिठू के बच्चे को। मुझे पता था कि मिठू काफी अजीब है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुमने उस पर हाथ उठाया। अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, अरे उस मिठू के बच्चे को मैं छोड़ता नहीं, अगर स्पोर्ट टीचर बीच में ना आ जाते तो। तभी अचानक अनिका ने अलेक्जेंडर को डांट लगाती हुई कहा, नहीं, तुम ऐसे किसी पर कैसे हाथ उठा सकते हो। अलेक्जेंडर ने सर पर गुस्सा सवार था, इसलिए शायद वो अनिका के सामने कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर बात कर रहा था। अलेक्जेंडर की आवाज भी काफी ऊंची हो गई थी।
अनिका की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, आई एम सॉरी मम्मा, मगर रिया पर हाथ उठाया था उसने और इसीलिए मैंने उसे मारा। जरा देखो रिया को कितनी गहरी चोट लगी है इसे। रिया ने अपना एक हाथ अपने गाल से हटाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ओफो अलेक्जेंडर, तुम कुछ ही ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। इतना भी कुछ नहीं लगा। हाँ, जब बॉल लगी थी मेरे मुंह पर तब मुझे ज्यादा पेन हो रहा था, मगर नाउ आई एम फाइन। मुझे तो लगता है बेकार में विक्रम सर को प्रिंसिपल सर ने नौकरी से निकाल दिया। नन्ही से रिया की यह बात सुनकर आर्यन ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, नहीं, प्रिंसिपल सर ने जो किया वो ठीक किया। आर्यन कभी ज्यादा बोलता नहीं था, मगर आर्यन जब भी बोलता था तब अक्सर अलेक्जेंडर और रिया भी चुप होकर आर्यन की बात चुपचाप मान लेते थे। अनिका को कहीं न कहीं विक्रम और मिठू के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर अपने बच्चों के बीच इस तरह की यूनिट देखकर कहीं न कहीं उसे अपने बच्चों पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। अनिका की कार कुछ ही देर में मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। कार में बैठे अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर आर्यन और रिया की ओर देखकर कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि रिया के साथ क्या हुआ था। अगर पापा रिया का चेहरा देखेंगे तो कह देंगे कि रिया खेलते वक्त खुद ही गिर गई, वरना मैनेजमेंट की तो छोड़ो, पापा हम दोनों की क्या हालत करेंगे वो सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डर देखकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, डरो मत, मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी। हालांकि इसके बदले में तुम दोनों को भी वक्त आने पर मेरे लिए कुछ करना होगा। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उनसे क्या मांगने वाली थी। रिया किसी भी तरह से ज्यादा गेम खेलने की इजाजत चाहती थी और अब रिया के पास मानो अलेक्जेंडर और आर्यन की एक ऐसी फाइल थी जिसे इस्तेमाल करके रिया दोनों भाइयों को ब्लैकमेल करने वाली थी। जैसे ही तीनों बच्चे कार से बाहर निकले, रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोर जोर से कहने लगे, या अब काफी दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी, हम सब लोग मनाली जा रहे हैं वेकेशन के लिए। रिया जोर जोर से ये बातें करती हुए पार्किंग लॉट से गार्डन और फिर गार्डन से घर के अंदर जाने लगी। एक के बाद एक सारे नौकरों का हाथ पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाकर रिया कहने लगी, हम जा रहे हैं वापस मनाली, माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। रिया की ऐसी हरकत देखकर एक के बाद एक सारे नौकर भी रिया के साथ मिलकर रिया के सुर में सुर मिलाने लगे। देखते ही देखते पूरे घर में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को भी रिया की ऐसी हरकत देखकर हंसी आ गई। अचानक से घर में आई खुशियाँ, सारे लोग रिया के कारण खुश हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक ही रिया के सामने घूंघट वाली नौकरानी आई। वो भी रिया को उछलती कूदती देख ही रही थी। उसने आज पहली बार घर में इतना शोर शराबा देखा था, नहीं तो बाकी वक्त हर कोई डिसिप्लिन में रहते थे। वो घूंघट वाली औरत चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमा दिया। घूंघट वाली औरत ने किस तरह अपना घूंघट संभाला और धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी। घूंघट वाली औरत की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी। मारवा हाउस के मेन गेट पर रूटीन सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद वो औरत घर से बाहर निकल गई। इस बार वो अपने पांव तेजी से आगे बढ़ाने लगी। बाकी सारे नौकरों को उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में थी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। काफी आगे निकलने के बाद वो घूंघट वाली औरत सड़क के किनारे एक काली वैन के अंदर जाकर बैठ गई। वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन तेजी से वहां से निकल गई। घूंघट वाली औरत जैसे ही वैन के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके सामने युवराज का राइट हैंड रंजीत बैठा था। वैन का दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही वैन ने स्पीड पकड़ी, रंजीत ने घूंघट वाली औरत से पूछा, बताओ क्या खबर देनी है तुम्हें। रंजीत की बात सुनते ही वो घूंघट वाली औरत थोड़ी नॉर्मल हुई। घूंघट वाली औरत ने जब वैन में नजर घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वैन में रंजीत के अलावा और कोई नहीं था। घूंघट वाली औरत ने डरी और सहमी हुई आवाज में मिट्ठू से कहा, रोहित साहब अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ कल मनाली जा रहे हैं। बस मुझे यह संदेश माँ साहिबा तक पहुँचाना है। इतना कहकर वो घूंघट वाली औरत चुप हो गई और अपना सिर झुका दिया। उस घूंघट वाली औरत के मुंह से माँ साहब का नाम सुनते ही रंजीत ने अपनी एक उंगली अपने होंठ पर रखते हुए घूंघट वाली औरत से कहा, अरे चुप हो जाओ,
कितनी बार कहा है तुमसे कि माँ साहब का नाम मत लिया करो अपने जुबान से। जो मैसेज देना था वो मुझ तक पहुंच गया है। इस मैसेज का आगे क्या करना है वो मैं देखूंगा, मगर याद रहे माँ साहब का नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर कभी नहीं आनी चाहिए, समझी ना। घूंघट वाली औरत रंजीत की बात सुनकर सिर झुकाकर वैन में बैठी रही। रंजीत ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वहीं घूंघट वाली औरत अब चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद रंजीत के कानों पर एक पहाड़ी औरत की आवाज पड़ने लगी। उस आवाज के आते ही रंजीत ने कहा, खबर मिली है कि रोहित मारवा अपने पूरे परिवार के साथ मनाली छुट्टियां मनाने जा रहा है। फोन के उस पार वो पहाड़ी वाली औरत कोई और नहीं बल्कि दमयंती देवी थी। फोन पर दमयंती देवी ने रंजीत से कहा, इसका मतलब साफ है कि अनिका ने वो जादुई जड़ी बूटी मनाली में कहीं छुपाई है। ठीक है, कब निकल रहे हैं वो लोग? रंजीत ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हम तक जिसने खबर पहुंचाई है वो कह रही है कि कल ही निकल रहे हैं वो लोग। ये सुनते ही दमयंती देवी ने फोन पर रंजीत से कहा, ठीक है, आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। तभी रंजीत ने दमयंती देवी से पूछा, वैसे जिसने खबर पहुंचाई है उसका काम पूरा हो चुका है। दमयंती देवी ने फिर से जवाब देते हुए कहा, काम तो उसका कब का पूरा हो चुका था। मैंने तो एक दिन और उसे नौकरी पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उसकी खबर पक्की है या नहीं ये पता चले। अब खबर पक्की है तो ये पता चल गया है, इसलिए उसे अब मारवा खानदान की नौकरी और गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे छुट्टी दे दो। इतना कहने के साथ ही दमयंती देवी ने उधर से ही फोन काट दिया। उस घूंघट वाली औरत ने कुछ भी नहीं सुना था जो दमयंती देवी ने रंजीत से कहा था, इसलिए वो अगले आदेश के इंतजार में चुपचाप बैठी रही। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रंजीत मुस्कुराकर घूंघट वाली औरत के सामने देखने लगा। घूंघट वाली औरत को रंजीत की मुस्कुराहट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी रंजीत ने चलती हुई कार का दरवाजा खोला और घूंघट वाली औरत को कार से बाहर धकेल दिया। चलती हुई वैन एक बड़े पानी के ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। घूंघट वाली औरत को धक्का देने के बाद रंजीत ने फिर से एक ही झटके में वैन का दरवाजा बंद कर दिया। पलक झपकते ही घूंघट वाली औरत ब्रिज के नीचे जा गिरी। वैन के पीछे चल रही कार को भी अंदाजा नहीं हुआ कि एक ही पल में उनके आगे चल रही वैन में अभी अभी क्या हुआ था। घूंघट वाली औरत का चेहरा बिल्कुल झुलसा हुआ था। अगर उसकी लाश किसी को मिल भी जाती है तो उसकी पहचान लगा पाना बेहद मुश्किल था। रेगिस्तान के बीचों बीच दमयंती देवी के साथ जिंदगी गुजार रही घूंघट वाली औरतों को एक बात अब तक पता नहीं थी कि दमयंती देवी ने जितने नियम और कानून उस खंडहर में रह रही औरतों के लिए बनाए थे, उनमें से एक कानून और ये भी था कि दमयंती देवी जब भी किसी घूंघट वाली औरत को किसी खतरनाक काम के लिए खंडहर से बाहर भेजती थी, काम खत्म हो जाने पर उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था। इन सारी बातों से अनजान बिल्कुल मारवा हाउस में तीनों बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। रिया की शैतानियां लोगों को बेहद पसंद आ रही थी। नौकर पहले से जानते थे कि बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी डैडी के साथ वेकेशन पर जा रहे थे, इसलिए बच्चों का सामान पहले ही पैक कर लिया गया था। वहां आयशा ने भी अनिका और रोहित का सामान पैक करवा दिया था। बच्चों को अचानक मिली छुट्टी बेहद पसंद आ रही थी। तीनों बच्चों को एक्साइटमेंट इस बात की भी थी कि कई महीनों बाद उसकी पूरी फैमिली फिर से एक साथ वेकेशन पर जा रही थी। अक्सर अनिका और रोहित दोनों के बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें कई बार पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का मौका नहीं मिलता था, मगर आज जब ये मौका हाथ लगा था तो तीनों बच्चे इस वेकेशन के हर एक पल को एंजॉय करना चाहते थे, खासकर इसलिए क्योंकि मनाली उनके लिए एक स्पेशल जगह थी। हालांकि अलेक्जेंडर इन सारी बातों से अनजान था, मगर रिया और आर्यन ने मनाली में हुई हर बात अलेक्जेंडर को बताई थी और अपने मम्मी डैडी के मिलने की कहानी सुनकर अलेक्जेंडर भी उस जगह को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, जहां अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था और जहां अलेक्जेंडर को अपने मॉम डैड से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया था। वैसे तो अलेक्जेंडर यूरोप के एक आलीशान राजमहल के बेसमेंट में पला था, मगर अलेक्जेंडर उस जगह को देखना चाहता था जहां उसका जन्म हुआ था। रिया ने जब अपनी बैग चेक की तब रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर नाराज होते हुए आयशा से कहा, दादी माँ, आपने मेरी पैकिंग तो बिल्कुल अधूरी की है। आयशा हैरान होकर रिया की बैग चेक करने लगी।
आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि रिया का सारा सामान उन्होंने पैक करवा दिया था, मगर फिर भी रिया के सामान की बात कर रही थी। यह बात आयशा को समझ नहीं आ रही थी। रिया ने अपनी दादी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, आपने मेरी गेम पैक नहीं की? रिया की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन ने तो अपने सर पर अपना एक हाथ रख लिया। आर्यन ने रिया को समझाते हुए कहा, हम वहाँ मॉम डैड के साथ वक्त गुजारने जा रहे हैं। इट इज फैमिली टाइम। क्या तुम वहाँ पर भी अपनी वीडियो गेम्स लेकर जाना चाहती हो? रिया ने भी अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा, देखो आर्यन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम सब वहाँ पर फैमिली टाइम बिताने जा रहे हैं और मैं तुम सबके साथ एंजॉय करूंगी, मगर दिन में 24 घंटे तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगे। बाकी के 4 घंटे क्या मुझे मेरी फेवरेट गेम खेलने नहीं मिल सकती? रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। अलेक्जेंडर ने रिया को डांट लगाती हुई कहा, रिया, अब तुम छोटी नहीं रही। अगले साल तुम 6th स्टैंडर्ड में जाओगी। क्या तुम्हें अब तक यह नहीं पता कि दिन में 28 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे होते हैं? रिया ने अपनी जुबान अपने दांतों के बीच दबाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दिन में कितने घंटे होते हैं। मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पूरा वक्त आप लोगों के साथ गुजारूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, खूब एंजॉय करूंगी। मगर जरा सोचो, गेमिंग की दुनिया में मेरे कितने सारे फैंस हैं, वो भी मेरे परिवार जैसे ही हैं। हालांकि मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर उनके लिए भी मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार है। अगर इतने दिनों तक मैं उन्हें नजर नहीं आई तो उनका क्या होगा, जरा सोचो। अरे, मैं एक जिम्मेदार कैप्टन बनना चाहती हूँ। अब इतनी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी की बातें कर रही हूँ तो तुम मेरे भाई होने के नाते मुझ पर गर्व होना चाहिए। इसके बजाय तुम मुझे ही डांट रहे हो। रिया की शरारतें और उसका जिद्दी स्वभाव उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन को हमेशा ही लगता था कि जैसे जैसे रिया की उम्र बढ़ती जाएगी उसकी शैतानियां कम होती जाएगी और उसकी जिद भी कम होती जाएगी। मगर उन लोगों ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। रोहित के लाड प्यार में रिया की जिद और उसका स्वभाव ज्यादा स्टबर्न होने लगा था। अलेक्जेंडर आर्यन दोनों ने अपनी अपनी किताबें ली और एक अलग से छोटी सी बैग में पैक कर ली। अपने दोनों भाइयों को किताब पैक करते हुए देखकर रिया फटी हुई आंखों से उन्हें देखती रही। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ रिया को ऑब्जर्व कर रही थी। रिया ने अपने ड्रॉवर में से एक किताब निकालकर अपने गेमिंग टैबलेट वाले बैग में रखी और अनिका और आयशा की ओर देखकर कहा, वेकेशन पर चाहे हम कितनी भी धमाल मस्ती करें, मगर पढ़ाई बहुत जरूरी है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, 2 बार रिवीजन भी कर लिया है, मगर ये सब्जेक्ट है जिसमें मेरा रिवीजन सिर्फ एक ही बार हुआ है, पर वेकेशन में होते हुए भी मैं वहाँ दोबारा रिवीजन कर लूंगी। रिया ने ये बात मुस्कुराते हुए बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज में कही थी। रिया इस तरह से बड़ों के सामने बातें करती थी। अक्सर सभी को रिया पर इतना प्यार आ जाता कि वो लोग रिया की हर बात और हर जिद पूरी करने पर मजबूर हो जाते थे। मगर इस बार रिया के दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया का असली मकसद क्या था। अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश रिया, मुझे तुम पर बहुत फख्र है, मगर मुझे तुम पर ज्यादा फख्र तब होता जब तुम आने वाली परीक्षा के लिए रिवीजन करती। ये जो तुमने किताब अभी अभी तुम्हारी बैग में रखी है वो 4th स्टैंडर्ड की किताब है, जिसकी परीक्षाएं पिछले साल पूरी हो चुकी है। जैसे ही आसपास खड़े सभी लोगों ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी, सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, मगर रिया भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अपने दांत कचकचाती हुई रिया ने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो अलेक्जेंडर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी वीकनेस को लेकर डरते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि 4th स्टैंडर्ड में इस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स आए थे। अपना फाउंडेशन मजबूत करने के लिए मैं फिर से रिवीजन करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्गुमेंट में अपनी बहन रिया के सामने नहीं जीत सकते थे। वहाँ का माहौल अब एकदम शांत हो गया था। इसी बीच दादी माँ और आयशा की नजर अचानक से रिया के लगे चोट पर पड़ी। रिया के चेहरे पर चोट का निशान देखकर जब दादी माँ और आयशा ने अनिका से पूछा कि रिया को क्या हुआ था, तब अलेक्जेंडर और आर्यन ने हालात संभालते हुए दादी माँ और आयशा से कहा,
कि रिया प्लेग्राउंड में खेलते खेलते गिर गई थी और इसी वजह से उसे चोट लगी थी। हालांकि आशा अच्छी तरह से जानती थी कि रिया को आउटडोर गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। रिया अक्सर एक जगह पर बैठकर अपने मोबाइल में या गेमिंग टैबलेट में गेम खेलने वाले बच्चों में से थी। हालांकि आशा को भी रिया की चोट पर हैरानी जरूर हुई थी, मगर वो जानती थी कि बच्चे अगर खेल कूद में गिरे पड़े नहीं तो बचपन ही क्या। कुछ ही देर में रोहित घर लौट आया। रोहित को देखते ही रिया दौड़कर रोहित के पास जाकर रोहित से लिपट गई। रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद रोहित ने अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो? क्या हम तुम्हारी नई जिंदगी के पहले वेकेशन के लिए निकल सकते हैं? रोहित की बात सुनते ही अनिका ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो जिस तरह बच्चों के साथ और बाकी परिवार वालों के साथ जुड़ रही थी, उसी तरह वो अपने पति रोहित के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेगी। मगर प्रिंसिपल साहब ने केबिन में जो बात कही थी वो बार बार अनिका के जहन में एक सवाल बनकर घूम रही थी। प्रिंसिपल साहब की आंखों में रोहित के लिए डर, विक्रम सर की झुकी हुई आंखें एक तरह से अनिका को इशारा कर रही थी कि रोहित एक बेहद खतरनाक इंसान था जिससे लोग डरते थे। अचानक दिल में उठ रहे ख्याल इग्नोर करके अनिका ने रोहित की ओर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखकर रोहित के गाल गुलाबी होने लगे थे। तभी अचानक मारवा हाउस की लिविंग रूम में एक लड़के के सैंडल की आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद भूमिका की ऊंची आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। भूमिका ने रोहित के पास आकर रोहित के गाल खींचते हुए कहा, गाल बड़ी गुलाबी हो रहे हैं, तुम्हारे 3 बच्चे हो गए हैं और फिर भी अब तक वेकेशन पर जाने की बात सुनते ही तुम्हारे गाल गुलाबी पड़ने लगते हैं। अरे भाई, इतना तो कोई तब भी नहीं शर्माता जब पहली बार हनीमून पर जाता है। भूमिका की बात सुनकर दादी माँ ने भूमिका को फटकार लगाते हुए कहा, अरे भूमिका, किस तरह की लड़की हो तुम? बच्चों के सामने किस तरह की बातें करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? दादी माँ की डांट सुनते ही भूमिका ने दादी माँ की व्हील चेयर के पास आते हुए कहा, ओफो, ओल्ड फैशन दादी माँ, यह बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं और आजकल की जनरेशन को आप जानती नहीं है। एक जमाने में इनकी उम्र के बच्चे कागज से प्लेन उड़ाया करते थे, मगर आज ये लोग सचमुच के प्लेन उड़ाने के काबिल हो गए हैं। दादी माँ, आप जानती नहीं है इस जनरेशन को। देख लेना, ये जनरेशन आने वाले कुछ ही सालों में चांद पर अप डाउन किया करेंगे और मारवा खानदान के ये तीनों बच्चे तो बाकी बच्चों से इतने स्मार्ट हैं कि चांद पर जो सबसे पहला बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा वो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एम्पायर होगा। भूमिका की बात सुनकर कहीं न कहीं दादी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। जब भी कोई मारवा परिवार और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊंचे होने की बातें करता तो दादी माँ को बहुत बड़ा फक्र महसूस होता था। कुछ नौकरों ने रोहित, अनिका और तीनों बच्चों का सामान उठाया और उनकी वैन में एक के बाद एक सामान भरना शुरू कर दिया। रोहित ने दादी माँ के पांव छूकर कहा, दादी माँ, कुछ दिनों में हम लौट आएंगे, बस आप प्रार्थना कीजिए कि पुराने जगह पर लौटने के बाद अनिका फिर से अपने अतीत से जुड़ सके। दादी माँ और आशा खुशी खुशी सभी लोगों को विदा कर रहे थे। तभी अचानक एक नौकरानी के हाथ से दूध का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। गिरा हुआ दूध देखकर दादी माँ ने रोहित और अनिका के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ तुम लोग, नहीं जा सकते तुम लोग। दादी माँ की बात सुनते ही अचानक रोहित और अनिका के बढ़ते हुए कदम रुक गए। दादी माँ ने जैसे ही अपनी व्हील चेयर का बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर रोहित और अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित के ठीक बगल में आकर दादी माँ ने व्हील चेयर को रोकते हुए रोहित से कहा, तुम लोग अभी नहीं जा सकते, दूध गिरना अब शगुन माना जाता है। मेरे ख्याल से ये कोई संकेत है जो तुम्हें रोक रहा है वहाँ जाने से। दादी माँ की यह बात सुनकर रोहित हैरानी से आशा की ओर देखने लगा। रोहित एक मॉडर्न पढ़ा लिखा लड़का था, वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता था और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ भी उस किस्म की औरत नहीं थी जो पुराने दकियानूसी बातों में इतना विश्वास रखती हो। मगर आज अचानक दादी माँ को क्या हो गया था, ये बात रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। दादी माँ की व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठते हुए रोहित ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, ये क्या कह रही हैं आप तो इस तरह की बातों में कभी विश्वास नहीं करती थी, फिर अचानक आज आपको क्या हो गया है? दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बुढ़ी हो गई हूँ मैं और मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है कि अब इन बातों पर न चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। जिंदगी का तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मेरी मानो तो ये ट्रिप कैंसिल कर दो।
दादी माँ की बात सुनकर रोहित ने एक बार आयशा की ओर देखा। आयशा जैसे ही अपने कदम दादी माँ की ओर आगे बढ़ाने लगी, दादी माँ ने इशारे से आयशा को अपने पास आने से रोक दिया। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दादी माँ की व्हीलचेयर के पर एक हाथ रखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको चिंता हो रही है, मगर मेरा यकीन मानिए, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अपने पूरे परिवार को बड़ी हिफाजत से ले जा रहा हूँ और बड़ी हिफाजत से वापस ले आऊंगा। रोहित ने अपनी आवाज कुछ धीमी करते हुए दादी माँ के पास आकर कहा, समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अनिका को अपनी पुरानी यादों के साथ जोड़ने के लिए। उसे उसकी पुरानी दुनिया में ले जाना बहुत जरूरी है, जहाँ से वो आई थी। राजलक्ष्मी ने भी यही कहा था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अनिका खुद एक बड़ी न्यूरो सर्जन है, मगर बाकी सारे न्यूरोलॉजिक एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि अगर ऐसे केसेज में पेशेंट की याददाश्त तभी वापस आती है जब बार बार उसे पुरानी जिंदगी से जुड़ी यादें याद दिलाई जाए। मनाली से हम सबकी यादें काफ़ी जुड़ी हुई हैं। मनाली वही जगह है जहां अनिका ने अपना बचपन गुजारा था। जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था वो उनसे छीने गए थे। हो सकता है कि मनाली में कोई ऐसी बात हो, ऐसी कोई कड़ी हो जिससे जुड़ते ही अनिका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। दादी माँ, हमें जाने दीजिए, इस बार हमें मत रोकिए। दादी माँ के चेहरे पर काफी परेशानी थी, मगर दादी माँ भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि वो चाह कर भी रोहित और अनिका को जाने से नहीं रोक सकती थी। एक तरफ मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया थी और दूसरी तरफ दादी माँ की बढ़ती हुई उम्र, जिसकी वजह से दादी माँ न चाहते हुए भी पुरानी दकियानूसी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर थी। न चाहते हुए भी दादी माँ ने हंसते हुए तीनों बच्चों को विदा किया। रोहित ने खास करके फैमिली आउटिंग के लिए एक बड़ी सी वैन तैयार करवाई थी। चारों तरफ काली कांच होने की वजह से अंदर बैठे लोग बाहर के नज़ारे अच्छी तरह से देख सकते थे, मगर बाहर से कोई अंदर बैठे लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था। हालांकि पूरी की पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मगर रोहित ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था, जो रोहित की फैमिली वैन के आगे और पीछे चलकर रोहित की फैमिली को गार्ड करने वाले थे। ड्राइवर और पैसेंजर का कंपार्टमेंट अलग अलग था, जिससे रोहित की पूरी फैमिली को अपनी प्राइवेसी मिले। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि रोहित ने एक चलता फिरता छोटा सा घर बनवाया था अपनी फैमिली के वेकेशन टाइम के लिए। दिल्ली से मनाली जाने का रास्ता लगभग 10 घंटे का था। रोहित चाहता तो अपनी पूरी फैमिली को हेलीकॉप्टर में भी मनाली ले जा सकता था, मगर रोहित ने जानबूझकर पूरी फैमिली के साथ बाई रोड जाने का फैसला किया था, ताकि पूरी फैमिली रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का मजा लेकर आगे बढ़ सके। बच्चे भी अक्सर बाई रोड ही कहीं पर जाना फिक्र करते थे, खास करके रिया, जिससे अगर कोई खूबसूरत जगह नजर आती थी तो वहां रुककर वो सारी सेल्फीज खिंचवाना पसंद करती थी। पहले भी जब रोहित अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाता था तो बच्चे इसी तरह बाय रोड जाना पसंद करते थे, बजाय इसके कि वो किसी भी जगह पर फ्लाइट या हेलीकॉप्टर से जाएं। रोहित और उसका पूरा परिवार मनाली जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, और खासकर बच्चे अपने मम्मा और डैड के साथ इतने दिनों बाद वेकेशन पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उनको अब बहुत खुशी हो रही थी। इतने दिनों से जो घर में टेंशन चल रही थी, उस टेंशन को अब तीनों बच्चे भूलकर अनिका के साथ एंजॉय करना चाहते थे। वहीं रोहित ये उम्मीद कर रहा था कि अनिका को मनाली जाकर उसका अतीत याद आ जाए। रोहित को मनाली से बहुत उम्मीदें थीं। बच्चों को भी लग रहा था कि मनाली में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अनिका की याददाश्त वापस आ जाएगी और बच्चों को उनकी मम्मा वापस मिल जाएंगी। बच्चे और रोहित से अलग अनिका के मन में इस वक्त कई सवाल थे। ये सवाल इस तरह के सवाल थे कि क्या अनिका अपना अतीत जान पाएगी, क्या उसे मनाली में सब कुछ याद आ पाएगा, क्या वो बच्चों को और रोहित को खुश कर पाएगी। अनिका मन ही मन इन्हीं सब सवालों को सोचे जा रही थी, मगर इन सब से बिल्कुल दूर दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाली एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच बनी एक पुरानी सी हवेली में अपने लोगों को सिक्योरिटी के बीच बैठा युगराज एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा पान चबाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी युगराज के बगल में सुपारी छिलता हुआ रंजित आकर बैठ गया और कुछ सुपारी के टुकड़े अपने मुंह में रखकर कहने लगा, माँ साहब जो भी कहती हैं हम चुपचाप कर देते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ साहब का असली मकसद क्या है।
आखिर माँ साहब मारवा खानदान की उस डॉक्टर बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हैं? यह बात मेरी समझ से बाहर है। ये जादुई जड़ी बूटी है क्या? क्या सचमुच कोई डॉक्टर कोई ऐसी दवाई बना सकता है जिससे आम आदमी अमर हो जाए? इतना कहकर रंजीत चुप हो गया और युवराज की तरफ देखने लगा। रंजीत की पूरी बात सुनने के बाद युवराज अपने मुंह में पान चबाते हुए रिक्लाइनिंग चेयर पर जाकर बैठा और कुछ सोचता रहा। सारे लोग युवराज के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब बड़े ही ध्यान से युवराज की ओर देख रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक अपनी जगह से उठकर युवराज ने रंजीत से कहा, आज तक माँ ने अपने मन में चल रही बातों को मुझसे शेयर नहीं किया, तो तुमसे क्या खाक शेयर करेंगी? माँ कब क्या सोचती हैं, कब क्या प्लानिंग करती हैं और उनका असली मकसद क्या होता है, ये सिर्फ माँ जानती हैं। बस मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि अगर रोहित मारवा को पता चल जाता है कि उसकी बीबी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे माँ का हाथ है, यानी कि हमारा हाथ है, तो हो सकता है हमारे रिश्ते में दरार आ जाए। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रोहित हमारा कितना अच्छा दोस्त है। युवराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रंजीत ने युवराज की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके और रोहित मारवा के संबंध कितने अच्छे हैं। कदम कदम पर रोहित मारवा ने आपकी मदद की है और कदम कदम पर आपने रोहित मारवा की, और इसी दोस्ती के बलबूते पर तो हम आने वाला इलेक्शन जीत सकते हैं। आपकी दोस्ती रोहित मारवा के साथ हमारे बहुत काम की है, उसके नाम से आप इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे ही रंजीत ने ये बात कही, युवराज के सर पर जुनून सवार हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही लालच दिखाई देने लगी। युवराज ने अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पर अपना एक हाथ मारते हुए कहा, और इस बार इलेक्शन में ऐसा धमाका करेंगे कि आने वाली सदियों तक न सिर्फ इस राज्य पर, धीरे धीरे पूरे देश पर भी हमारा हुक्म चलेगा। पूरे देश में हमारा राज होगा और हमारा नाम हर की जुबान पर होगा। कहते हुए युवराज पूरी तरह से जोश में आ गया। उसकी आंखों में चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। युवराज की बात सुनते हुए रंजीत ने युवराज के लिए एक और पान बनाया और युवराज को पान का बीड़ा थमाते हुए कहा, इसलिए तो हम भी आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाली सदी में इस पूरी दुनिया में आपका राज होगा। दुनिया आपके कदमों में होगी और आप दुनिया के बादशाह कहलाएंगे। बादशाह। बादशाह शब्द रंजीत ने जैसे ही कहा, युवराज के चेहरे पर घमंड आ गया। उसकी आंखों में हुकूमत करने का जुनून दिखाई देने लगा। युवराज ने पान अपने मुंह में रखते हुए रंजीत से कहा, और तुम अगर वजीर बनना चाहती हो तो चुपचाप वही करते जाओ जो माँ कहती है, क्योंकि वजीर का काम सवाल करना नहीं होता, बस उसे जो कहा जाए वही आंख बंद करके करना होता है। इसके बाद युवराज ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, और एक बार माँ जो चाहती है वो उन्हें मिल गया तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वह एक माँ है, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक बार वो दुनिया पर काबू करने वाली ताकत माँ के हाथ लग गई तो समझो ताकत हमारे हाथ लग गई, और फिर माँ तो बुढ़ी हो गई है। जी जी कर कितना जिएंगी, बात समझ रहे हो ना? युवराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में भी एक अलग तरह की चमक दिखाई दे रही थी। रंजीत ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। वैसे भी आधी दुनिया कहती है कि सत्ता और पावर में आने के लिए आपने ही माँ साहब का मर्डर करवाया है और उनकी पोजीशन हासिल कर ली। अब अगर ये बात सच भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रंजीत की बात सुनकर युवराज और रंजीत दोनों एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी हर जगह पर गूंजने लगी। दोनों ने ही बड़ी तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। दोनों जानते थे कि एक बार माँ साहब को कामयाबी मिलेगी तो उन्हें भी अपने मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। स्कूल की नौकरी से निकाले जाने के बाद विक्रम और उनके बेटे मिट्ठू को स्कूल का जो स्टाफ क्वार्टर्स अलर्ट किया गया था वो स्टाफ क्वार्टर्स भी उनसे छीन लिया गया। अपनी और मिट्ठू की पैकिंग पूरी करने के बाद विक्रम ने स्टाफ क्वार्टर्स की चाबी इंचार्ज को थमाते हुए कहा, देखिए, मैं सारा का सारा सामान इस वक्त नहीं ले जा पाऊंगा। कुछ ऐसा सामान है जिसे रखने के लिए इस वक्त मेरे पास और कोई जगह नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और मेरे पास इस शहर में रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके जब तक मेरा और कोई ठिकाना पक्का नहीं हो जाता तब तक आप इस सामान को यहाँ रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे।
जैसे ही किसी और घर का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं इस सामान को यहाँ से आकर ले जाऊंगा। इंचार्ज भी अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम को अचानक ही नौकरी से निकाला गया था, और वो भी उनका कसूर ना होते हुए भी। मिट्ठू का सर झुका हुआ था और उनके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। मिट्ठू को लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पापा की नौकरी चली गई थी। उसके पापा कितने आर्थिक टेंशन में थे, ये बात मिट्ठू अच्छी तरह से जानता था, और मिट्ठू को कहीं न कहीं अपने आप से चिढ़ हो रही थी। उसकी वजह से उसके पापा आज इस मुसीबत में फंसे थे। अगर मिट्ठू का कोई था तो वो बस उसके पापा ही थे। मिट्ठू को अपनी मम्मी का चेहरा भी नहीं याद था। मिट्ठू जब 6-7 महीने का था तब मिट्ठू की माँ एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। तब से लेकर अब तक मिट्ठू के पापा विक्रम ने ही मिट्ठू को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। मिट्ठू को अपने पापा से काफी लगाव था। वो अपने पापा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वो हमेशा से अपने पापा का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता था। कई बार मन ही मन ऊपर वाले से मिट्ठू ये प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मिट्ठू बड़ा हो जाए और अपने पापा की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर अपने पापा की सेवा करे। मगर आज मिट्ठू की वजह से विक्रम के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखकर मिट्ठू मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। वो उस घड़ी को कोस रहा था जब मिट्ठू के हाथ से बॉल छूटकर रिया के चेहरे पर लगा था। मगर कहीं न कहीं मिट्ठू को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मिट्ठू की गलती ना होने के बावजूद उसके पापा को और उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी। हाँ, ये सच था कि रिया को जो बॉल लगी थी वो मिट्ठू की वजह से लगी थी, मगर मिट्ठू ने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। और इतनी छोटी सी गलती कि किसी को इतनी बड़ी सजा मिल सकती थी, ये बात तो मिट्ठू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मिट्ठू एक बात अच्छी तरह से जान गया था कि ताकतवर आदमी इस दुनिया में चाहे तो कुछ भी कर सकता था। मिट्ठू के दिमाग में अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया का चेहरा बिल्कुल साफ साफ छप गया था। प्रिंसिपल की केबिन में मिट्ठू के पापा का बेबस चेहरा और अनिका की खुशामद करता प्रिंसिपल का चेहरा भी बिल्कुल साफ साफ उसके दिमाग में छप गया था। मिट्ठू ये बात भी नहीं भूल पा रहा था कि इतनी छोटी सी गलती पर प्रिंसिपल ने जब मिट्ठू के पापा को इतनी बड़ी सजा सुनाई तब भी अनिका बिल्कुल खामोश थी। मिट्ठू अब तक इतना तो जान चुका था कि मारवा परिवार और रोहित मारवा कितना पावरफुल नाम था, और मिट्ठू अभी इतना छोटा भी नहीं था कि दुनिया की कुछ सच्चाइयों को जान न सके। जो पावर किसी कमजोर को सजा देने के काम आ सकता है, वही पावर किसी कमजोर को गलत सजा मिलने से रोक भी सकता है। मगर अनिका ने अपने उस पावर का इस्तेमाल मिट्ठू और उसके पापा को बचाने के लिए नहीं किया। अपने बेटे की जिद के आगे अनिका ने ना तो मिट्ठू का फ्यूचर देखा और ना ही मिट्ठू के पापा के हालत के बारे में सोचा। क्वार्टर्स की देखरेख करने वाले इंचार्ज के हाथ में चाबी सौंपने के बाद विक्रम अपने हाथ में सामान लेकर अपने बेटे के साथ अपने घर से बाहर निकलने लगे। तभी उसी इंचार्ज ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखिए विक्रम सर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मगर माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा दिनों तक आपका सामान यहाँ पर रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द नए टीचर को अपॉइंट कर दिया जाएगा और नए टीचर के लिए क्वार्टर्स भी अलॉट कर दिया जाएगा। बच्चों के एग्जाम सर पर हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा दिनों तक आपकी जगह खाली रख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस इंचार्ज की सिचुएशन भी वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसलिए उन्होंने उस इंचार्ज की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों बाप बेटे अपने हाथों में सामान लेकर अपना सिर झुकाए बस स्टैंड की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। इस वक्त मिट्ठू का मन बेहद उदास था। अंदर ही अंदर मिट्ठू को दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर वो जानता था कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मिट्ठू तो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब प्रिंसिपल या किसी और ने उसे अपनी तरफ से सफाई देने तक का मौका नहीं दिया तो फिर अब वो और क्या कर ही सकता है। अचानक ही मिट्ठू ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा फिक्र मत कीजिए पापा, एक दिन मैं मारवा खानदान से भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। मिट्ठू की यह बात सुनकर विक्रम हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा हुआ सामान जमीन पर रखकर मिट्ठू को कंधे से पकड़ लिया और कहा, नहीं मिट्ठू, इस तरह की बातें नहीं करते। ताकत कभी भी कमजोरी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बननी चाहिए। ताकत इंसानों को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, कमजोरों को ज्यादा शक्ति देने के लिए होनी चाहिए। हमें ताकतवर चीज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनना है। हमें ताकतवर सिर्फ इसलिए बनना है ताकि कोई हमें नीचा ना दिखा सके।
अपने पापा की आंखों में इतनी मासूमियत देखकर मिठू को अपने ही कहे पर शर्मिंदगी हो रही थी। कुछ देर तक अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद अचानक ही मिठू ने अपने दोनों बाहें अपने पापा के गले में डाल ली और कहा, आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको सजा मिली। कुछ देर तक अपने बेटे की पीठ थपथपाने के बाद मिठू के पापा ने मिठू को अपने से अलग किया और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मिठू सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर रिया को मारा था? अपने पापा की बात सुनने के बाद कुछ देर तक मिठू अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पापा को देखता रहा और फिर धीरे से ना में अपना सर हिला दिया। मिठू ने दबी हुई और रोती हुई आवाज में भी अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। गलती से मेरी बॉल उसे लग गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी और सबको यह बता देगी कि मैंने जानबूझकर उसे मारा था। हालांकि कुछ देर पहले जब मेरे हाथ से बॉल छूट गई थी और मैं गिर गया था तो वो रिया ही मुझ पर हंस रही थी और आपने ही मुझे सिखाया था ना कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिर जाता है। रिया के साथ भी गॉड ने वही किया, मगर पनिशमेंट हम दोनों को मिल गई। अपने बेटे की मासूम बात सुनकर मिठू के पापा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, इसमें ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है। दिस लाइफ इज एन एग्जाम एंड वी हैव टू पास इन एवरी सब्जेक्ट। हालांकि मिठू अच्छी तरह से जानता था कि उसके पापा मैथ्स के टीचर थे, मगर कभी कभी फिलॉसफी के लेक्चर भी बहुत अच्छी तरह से दिया करते थे। अपने पापा की इन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें सुनकर ही मिठू ने अपना बचपन गुजारा था। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मिठू ने अपने पापा से पूछा, पापा, मुझे इस स्कूल से निकाल दिया गया है, क्या आपको लगता है कि मुझे और कोई स्कूल में एडमिशन मिलेगी? अपने बेटे की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर भी काफी परेशानी नजर आने लगी। विक्रम भी अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी स्कूल से निकाले जाने के बाद किसी और स्कूल में मिठू को एडमिशन मिलना या विक्रम को नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो गया था। दिल्ली की नामी और रिप्यूटेड स्कूल में अब तक ये बात आग की तरह फैल गई होगी कि विक्रम और मिठू को स्कूल से निकाला गया था। अपने चेहरे पर इसी तरह की परेशानी लिए विक्रम ने अपना सारा सामान जमीन से उठाया और मिठू को लेकर बस स्टैंड की ओर आगे चला गया। जैसे जैसे रोहित के परिवार की वैन मनाली की ओर आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बाहर का टेम्परेचर भी काफी कम होने लगा था। रोहित ने अपने परिवार के लिए वैन के अंदर एक बेडरूम बनवाया था। अनिका बिस्तर के एक कोने पर सोई थी। बीच में तीनों बच्चे और बिस्तर के दूसरे कोने पर रोहित सोया था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उसकी वैन के आसपास उसकी सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग थी, मगर कहीं न कहीं अपने परिवार को इस तरह बाहर ले जाते वक्त रोहित का दिल भी काफी बेचैन था। इसलिए पूरी रात रोहित भी जाग जाग कर अपने परिवार की पहरेदारी करता रहा था। रात को वैन के अंदर काफी मस्ती मजाक करने के बाद बच्चे गहरी नींद में सो गए थे। सुबह के 6 बजे थे। रोहित की आंखें खुली हुई थी। तभी रोहित ने नोटिस किया कि अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रोहित काफी सरप्राइज हो गया था यह देख कर कि अनिका अब काफी जल्दी उठ जाया करती थी। मन ही मन में रोहित ये भी सोचने लगा कि शायद याददाश्त खोने का अगर कोई एक फायदा अनिका को हुआ था तो वो ये था कि अनिका की नींद काफी कम हो गई थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अनिका अपने परिवार के साथ अब ज्यादा वक्त बिता सकती थी। बच्चों को भी अनिका की बदली हुई आदत काफी पसंद आ रही थी। आंखें खोलने के बाद जैसे ही अनिका अपनी जगह से उठी, अनिका ने देखा कि रोहित बिस्तर के दूसरी कोने में लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली थी। रोहित की आंखें अनिका पर जमी हुई थी। रोहित की आंखों को देखकर अनिका की नजरें शर्म से झुक जाया करती थी। रोहित की आंखों को देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे हर बार रोहित जब अनिका को देखता था तब उसे रोज अनिका से पहली नजर का प्यार हो जाता था। कहीं न कहीं नई जिंदगी में शामिल होने के बाद अनिका के दिमाग में एक अलार्म फिट हो गया था। बच्चों की स्कूल जाने से पहले वो खुद तैयार होती थी और उसके बाद बच्चों को जगाकर बच्चों को तैयार करती थी और हर रोज लगभग 6 बजे अनिका की आंखें खुल जाती थी। वेकेशन पर होने के बावजूद अनिका के साथ ठीक वही हुआ। जागने के बाद रोज की आदत के मुताबिक अनिका शावर लेने वैन में ही बने बेडरूम के वॉशरूम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका ने देखा कि वैन में एक छोटा सा प्राइवेट बेडरूम होने की वजह से वैन में बना बाथरूम भी काफी छोटा था। बाथरूम के दरवाजे कांच के थे। हालांकि कांच के आर पार कुछ दिखता नहीं था, मगर अनिका जानती थी कि रोहित भी कमरे में मौजूद था और रोहित पूरी तरह से जाग रहा था।
अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शर्म से अनिका की नजरें झुक रही थी। वहीं रोहित काफी नॉर्मल नजर आ रहा था। रोहित की एक आदत के बारे में अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। अनिका जब भी सुबह सुबह जागती थी तब रोहित अनिका को बस यूं ही काफी देर तक देखते रहता था। हालांकि याददाश्त खो चुकी अनिका रोहित की सब बातों से और सब ही आदतों के बारे में नहीं जानती थी। रोहित को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर अनिका ने अपनी नजरें झुकाकर रोहित से धीमी आवाज में पूछा, क्या देख रहे हो? एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर अनिका के पास आया। अनिका ने घबराहट में अपने कदम पीछे लिए। तभी रोहित ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, हर बार तुमसे यह बात कहता हूँ, हर बार तुम भूल जाती हो, मगर कोई नहीं, इस बार तो भूलने की तुम्हारे पास वजह भी है। मगर आज मैं फिर से कहता हूँ कि हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित के शरीर की महक अब अनिका की सांसों तक पहुंच रही थी। कहीं न कहीं अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बिस्तर पर लेटे बच्चे गहरी नींद में सोए थे और रोहित का अगला कदम क्या हो सकता था। इससे पहले कि रोहित अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता, अनिका ने रोहित को हल्का सा धक्का दिया और सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। शावर लेने के बाद अनिका को याद आया कि वो तौलिया बाहर ही भूल गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए रोहित से कहा, मेरा टॉवेल बाहर रह गया है, क्या तुम पास करोगे? बच्चे जाग न जाएं, इसलिए बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित ने भी जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम्हारा टॉवेल यही साइड टेबल पर पड़ा है, बच्चे तो सो रहे हैं, ले लो। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित धीरे से हंस पड़ा और अपनी जगह से उठकर रोहित ने साइड टेबल पर पड़ा टॉवेल उठाया और बाथरूम का दरवाजा धीरे से नॉक करते हुए कहा, अगर गुस्सा करोगे तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लो तौलिया ले लो, दरवाजा थोड़ा सा खोलो, मैं तुम्हें टॉवेल पास करता हूँ। रोहित को ये कहने के बावजूद काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका इस वक्त रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी और शायद इसीलिए रोहित ने जो बात कही थी वह अनिका को कहीं न कहीं पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद धीरे से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला और अनिका ने अपना हाथ बाहर किया। रोहित ने उसे टॉवेल पास किया। रोहित के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि अनिका ने पूरे के पूरे परिवार को एक्सेप्ट कर लिया था। रोहित के बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया था, रोहित की पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था। बस अनिका ने अब तक उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया था जिसकी वजह से वो अपनी इस पूरी फैमिली से जुड़ी थी। बच्चों की जागने से पहले रोहित और अनिका पूरी तरह से तैयार हो गए थे। जैसे ही बच्चे जागे एक के बाद एक तीनों बच्चों को तैयार करने के बाद रोहित और अनिका बेडरूम से बाहर निकलकर बैन के लिविंग रूम में आ गए। सूरज निकल चुका था और आसपास का नजारा इतना खूबसूरत था कि नजारा देखते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराती हुई कहा, या हम लोग मनाली पहुंच रहे हैं। आसमान का नजारा इतना खूबसूरत था कि आर्यन और एलेक्जेंडर भी बड़ी बड़ी आंखों से नजारे देखने लगे। वैन में जो लिविंग रूम बनाया गया था वो पूरी तरह से कांच का बनाया गया था। अंदर बैठा पैसेंजर अपने राइट, लेफ्ट और ऊपर सब कुछ साफ साफ देख सकता था। आसपास बर्फ से ढके कुछ ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और एक तरफ गहरी खाई। कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए रोहित के परिवार की वैन मनाली की ओर तेजी से चलने लगी। रोहित को मनाली के पथरीले रास्ते फिर से याद आने लगे जहां उसने कई बार अनिका के साथ वक्त गुजारा था। ये मनाली के वही रास्ते थे जहां कई बार अनिका और रोहित का टकराव हुआ था और कई बार उनकी नजरें एक दूसरे से मिली थी। मनाली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तभी रोहित की वैन पुराने गुलेरिया हाउस के पास से गुजरी। पुराना गुलेरिया हाउस जहां पर अनिका ने अपना बचपन बिताया था वो मनाली के शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आउटस्कर्ट में बना था। अचानक चलती कार में ड्राइवर के कानों पर एक आवाज पड़ी, गाड़ी रोको। अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ ये पुश्तैनी मकान दरअसल स्वाति मल्होत्रा ने खरीदा था, जिसे स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद गौतम गुलेरिया ने अपने नाम करवा लिया था।
गौतम गुलेरिया की पोल खुलने के बाद गौतम गुलेरिया को उसकी अपनी बीवी मनीषा ने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि गौतम गुलेरिया जिसे अपनी बेटी समझता था, वो कामिनी भी गौतम गुलेरिया की बेटी नहीं थी। बीवी और बेटी ने गौतम गुलेरिया को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया था। बेसहारा गौतम गुलेरिया कई दिनों तक सड़कों पर भीख मांगता रहा, मगर फिर एक दिन खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के आदमियों के हाथों मारा गया। पुश्तैनी मकान पर कोई मालिकाना हक न होने के कारण गवर्नमेंट ने उस मकान को सील कर दिया था। गौतम गुलेरिया के नाम पर रजिस्टर्ड गुलेरिया हाउस अब बिल्कुल वीरान और खंडहर हो गया था। मनीषा और कामिनी चाहकर भी अब उस गुलेरिया हाउस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते थे, क्योंकि गौतम गुलेरिया अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और मनीषा और कामिनी के छोड़ जाने के बाद गौतम गुलेरिया ने सबसे पहले पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखवाई थी कि इतने सालों तक मनीषा गुलेरिया ने रिश्ते के नाम पर उसे धोखा दिया था और कामिनी गुलेरिया उसकी सगी बेटी नहीं थी। इसलिए गौतम गुलेरिया के मरने के बाद जब कामिनी और मनीषा घर पर कब्जा करने के लिए मनाली लौटे, तब कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। फिर गुलेरिया हाउस पर हमेशा के लिए एक बड़ा सा सरकारी ताला लगा दिया गया और उस ताले के पीछे कैद था अनिका का पूरा बचपन, उसके बचपन से जुड़ी यादें और अनिका का वो अतीत जिसे अनिका शायद भूलना भी नहीं चाहती थी। मगर आज उन्हीं यादों के सहारे रोहित अनिका को अपने अतीत से जोड़ना चाहता था। जैसे ही रोहित की भान गुलेरिया हाउस के सामने से गुजर रही थी, अचानक ड्राइवर के केबिन पर एक नॉक सुनाई दी और ड्राइवर के कानों पर एक आवाज पड़ी, गाड़ी रोको। आवाज सुनते ही ड्राइवर ने अचानक वैन को ब्रेक लगाई। वैन के पीछे के कंपार्टमेंट में बैठा रोहित ड्राइवर से कहने लगा, कुछ देर के लिए यहाँ पर वैन रोको, हम अभी आते हैं। ये सुनते ही अनिका को थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त रोहित ने वैन को क्यों रोकने को कहा था। वो मन ही मन इस बारे में सोच रही थी, पर इसी बीच रोहित ने अनिका की ओर देखा और अनिका से कहा, वो देखो जंगल के बीचों बीच बनी यह बड़ी सी हवेली, क्या ये याद है तुम्हें? रोहित की बात सुन अनिका ध्यान से गुलेरिया हाउस को देखने लगी, मगर अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अनिका को कुछ भी याद रहा था। अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका को रोहित ने जब इस तरह खामोश देखा तो रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और वैन का दरवाजा खोलते हुए अनिका से कहा, चलो हम उस घर के अंदर चलते हैं। अनिका रोहित की बात सुनकर काफी हैरान थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही रोहित ने बीच जंगल में वैन क्यों रोक दी थी और ये पुरानी सी खंडहर जैसी हवेली का अनिका के साथ क्या कनेक्शन था। तीनों बच्चों भी बड़े ही ध्यान से उस खंडहर बन चुकी हवेली को देख रहे थे। तीनों बच्चों में रिया ने पहले ये गुलेरिया हाउस देखा था। वैन से बाहर उतरते हुए रिया ने अपने सन ग्लासेज पहने और गुलेरिया हाउस की ओर देखते हुए रोहित से कहने लगी, ये क्या हो गया है बैड नाना जी के घर को? ये घर तो कितना खूबसूरत हुआ करता था, अभी तो ये एक खंडहर बन चुका है। रिया की बात सुन रोहित आगे आया और रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, बैड नाना जी तो अब रहे नहीं और बैड नानी पता नहीं अब कहाँ चली गई हैं, इसलिए घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बस इसी कारण से इस घर की ये हालत हुई है और कुछ नहीं। अपने पापा की बात सुनकर रिया ने उस हवेली को देखा और फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित से कहा, मगर डैड आपके अंडर तो कितने सारे लोग काम करते हैं, आप इस घर को खरीद क्यों नहीं लेते और यहाँ पर कुछ आदमी रखवा कर इस घर की देखभाल क्यों नहीं करवाते? रिया की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, नॉट इज बैड आइडिया। रिया चलो मैं अभी तैयारी करवाता हूँ इस हवेली को खरीदने की, मगर उससे पहले हमें तुम्हारी मम्मा को इस घर के अंदर ले जाना है। रोहित की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। वो रोहित को बड़ी ही ध्यान से देखने लगी। वहीं बगल में खड़ी अनिका भी शॉक्ड थी, पर उससे ज्यादा वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि उसका उस हवेली से क्या लेना देना था, क्योंकि अभी तक ये बात उसे किसी ने क्लियर नहीं की थी। रोहित ने फिर रिया को समझाते हुए कहा, जिस तरह तुम्हें रेखा मौसी के साथ गुजारा हुआ बचपन याद है, रेखा मौसी का इतना आलीशान कैस्टल याद है, उसी तरह जब मम्मा तुम्हारी उम्र की थी तब इसी घर में रहा करती थी। अब मम्मा की यादाश्त खो गई है। मुझे लगता है कि इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए रोहित से कहा, मैं समझ गई डैड, मैं बिल्कुल समझ गई।
इसके बाद रिया काफी एक्साइट होकर अनिका का हाथ पकड़कर उसे गुलेरिया हाउस के अंदर ले जाने लगी। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए अनिका और रिया गुलेरिया हाउस के पुराने लोहे के दरवाजे पर जा पहुंचे। लोहे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगाया गया था। ताला देखकर रिया ने अपने डैड रोहित की ओर देखकर मुड़ा और कहा, डैड, यहाँ पर ताला है, हम अंदर कैसे जाएंगे? रिया अनिका और रोहित के साथ गुलेरिया हाउस के गेट पर आ पहुंचे थे। वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन भी धीरे धीरे चलकर लोहे के दरवाजे के पास आए। उन्होंने भी देखा कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। गेट पर ताला देखकर आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, ताला लगा है, इसका मतलब साफ है कि हम अंदर नहीं जा सकते। एलेक्जेंडर और आर्यन को ये जगह काफी अजीब सी लग रही थी। जंगल के बीचों बीच बनी पुरानी सी हवेली पर काफी सिलम जम चुकी थी। हर जगह जंगली पेड़ पौधे उग आए थे। बंगले के बाहर एक जमाने में जहाँ खूबसूरत सा गार्डन और फाउंटेन हुआ करता था, वहाँ जंगली झाड़ियाँ नजर आ रही थी। फाउंटेन पर सिलन जमा हो चुकी थी और पूरी की पूरी जगह देखने में काफी अजीब लग रही थी। अनिका भी फटी हुई आंखों से पूरी जगह को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस जगह को रोहित अनिका का अतीत बता रहा था, क्या वो जगह अनिका को याद आ रही थी? अनिका हर एक चीज को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। अनिका फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाकर याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इस कारण से अनिका को थोड़ी झल्लाहट सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक सभी के कान पर एक धमाके के कारण गूंजने लगे। सभी ने अपने अपने कानों पर अपने अपने हाथ रख लिए। रोहित ने तीनों बच्चों और अनिका को अपने बाहों में पकड़ने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित ने देखा कि रिया ने लोहे के गेट पर लगे ताले पर जोर से एक बड़ा सा पत्थर दे मारा था, जिस पत्थर के टकराने से ही धमाके की आवाज आई थी। रिया ने इतनी जोर से उस पुराने ताले पर पत्थर मारा था कि उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि ताला टूटकर बिखर कर जमीन पर गिर गया। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, मगर वही रिया बहुत ही रिलैक्स नजर आ रही थी और बड़े से गेट पर लगी कड़ी खोलते हुए वो कहने लगी, जरा अंदर जाकर मम्मा को दिखाते हैं कि उनका पुराना घर कैसा था, शायद मम्मा को कुछ याद आ जाए। गेट खोलकर रोहित और अनिका सबसे पहले गुलेरिया हाउस के बड़े से आंगन में दाखिल हुए। तीनों बच्चे रोहित के पीछे रोहित को फॉलो कर रहे थे। रोहित धीरे धीरे अपने आगे की झाड़ियों को हटाते हुए बंगले की ओर जाने का एक रास्ता बना रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इस जंगल में कई खतरनाक सांप और बिच्छू भी हो सकते थे, इसलिए बड़ी ही सावधानी से रोहित अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे अपने कदम गुलेरिया हाउस की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी ठीक रोहित के परिवार के पीछे गेट पर खड़े थे, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में वह तुरंत दौड़कर रोहित और रोहित के परिवार की मदद कर सके। गुलेरिया हाउस पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। धीरे धीरे बड़े से गार्डन से होते हुए रोहित और तीनों बच्चे बंगले के कॉरिडोर में पहुंचे। कुछ पुरानी चेयर्स की लकड़ियां टूटी हुई बिखरी हुई यहाँ वहाँ नजर आ रही थी। किसी जमाने में जो झूमर गुलेरिया हाउस की शान हुआ करता था, वो झूमर टूटा बिखरा पड़ा था, जिस पर मकड़ी की जालियां बनी हुई थी। मेन डोर पर भी कई मकड़ी की जालियां नजर आ रही थी। रोहित ने पास पड़े एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उन जालियों को साफ करते हुए रोहित ने मेन डोर को खोलने की कोशिश की। लकड़ी पूरी तरह से जम चुकी थी, इसलिए दरवाजे को खोलना मुश्किल था। तभी रोहित ने जोर लगाकर दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा एक झटके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही घर के अंदर के सीलिंग से काफी सारा मलबा सीधा नीचे आकर गिरा। मलबे के गिरते ही इतनी जोर की आवाज हुई कि रिया और अनिका की चीख निकल गई। मलबे के धुएं के कारण अंदर कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मलबे की धूल कुछ देर बाद हल्की हल्की सेटल हुई, तब रोहित और तीनों बच्चे धीरे धीरे अपने कदम घर के अंदर आगे बढ़ाने लगे। पानी और सीलन की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे दीमक ने घर की हर दीवार को अंदर से खोखला कर दिया था। घर काफी कमजोर हो गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त घर की कोई भी छत या कोई भी दीवार ढह जाएगी। अनिका भले ही ध्यान से घर के हर कोने को देख रही थी, मगर रोहित मन ही मन यही सोच रहा था कि घर की शक्ल इतनी बदल चुकी थी कि अनिका चाहकर भी अपने आप को इस घर से रिलेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनिका ने जिस हालत में ये घर देखा था, अब ये घर उस हालत में नहीं था। रोहित के चेहरे पर काफी ज्यादा निराशा दिखने लगी। तभी रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका से कहा, ये वही घर है
जहां तुमने अपना पूरा बचपन गुजारा है। क्या तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद आ रहा है? वैसे तो रोहित जानता था कि ये सारे सवाल फिजूल थे, मगर रोहित कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। अनिका भी जानती थी कि कहीं न कहीं रोहित उसे अपने अतीत के साथ जोड़ने के लिए ही ये सारी बातें कर रहा था, और इसीलिए रोहित अनिका को उस पुराने खंडहर जैसे मकान में ले आया था। इसलिए अनिका भी बड़े ही ध्यान से मकान के चारों ओर देखने लगी, मगर अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका अपनी उंगलियां अपने माथे पर घुमाते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी एक बड़े से मलबे की दूसरी तरफ अनिका को ऊपर जा रही सीढ़ियां नजर आई। अनिका धीरे धीरे मलबे के ऊपर से होते हुए उन सीढ़ियों पर कदम रखकर ऊपर की ओर जाने लगी। रोहित और बच्चे भी जल्दी से अनिका के पीछे पीछे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाने लगे। रोहित ने धीमी आवाज में तीनों बच्चों से कहा, संभल कर कदम रखना, हो सकता है इस मकान का कोई हिस्सा इतना कमजोर हो कि हमारा वेट भी न बर्दाश्त कर पाए। बच्चे भी अपनी डैड की बात सुनकर बड़ी ही सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। जब अनिका सीढ़ियां चढ़ रही थी तब अचानक ही अनिका को एक अलग सी फीलिंग होने लगी। अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था, मगर अनिका को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति थी जो अनिका को अपने पास बुला रही थी, और वो शक्ति इस घर में कहीं आसपास ही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम अपने आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अनिका नहीं जानती थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था। होश में आने के बाद अनिका की याददाश्त गुम हो चुकी थी, मगर इतने दिनों में अनिका को कभी भी ऐसी अजीब फीलिंग महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अनिका धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद अनिका की समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ आगे बढ़े। अचानक ही वो शक्ति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी वो गायब हो गई। कुछ वक्त तक अनिका को ऐसा लगा था जैसे एक डोर थी जिसने अनिका को अपने आप से बांध रखा था और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। मगर ऊपर की मंजिल पर पहुंचने के बाद अचानक ही अनिका को ऐसा लगने लगा जैसे वो डोर किसी ने काट दी थी। वो कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका इतनी परेशान क्यों नजर आ रही थी। रोहित के दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और अनिका को अपने अतीत से जुड़ी कोई बात याद आ जाए, जिसके जरिए धीरे धीरे अनिका को अपनी पिछली जिंदगी से जोड़ा जा सके। मगर अब अनिका ने अपने यहाँ बढ़ते हुए कदम बिल्कुल रोक लिए थे। अनिका काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। हर जगह अंधेरा नजर आ रहा था। टूटी हुई छत से सूरज की रोशनी कुछ कुछ अंदर पड़ रही थी, जिसकी वजह से बिना रोशनी के मकान में भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जब रोहित ने देखा कि अनिका अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी, तो रोहित पहले मंजिल पर बने अलग अलग कमरों की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। ज्यादातर कमरे पूरी तरह से जंगली पौधों की गिरफ्त में आ चुके थे। तभी अचानक रोहित ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद था, मगर रोहित ने उस कमरे में एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की।